जब मैं वहाँ था, तभी दाऊद इब्राहिम आ गए थे कराची में, और उन्होंने जो घर लिया, कोई कहते हैं उसके बाद कई और घर भी लिए, पर उन्होंने जो घर लिया, वो जहाँ अब भी रह रहे हैं, वो भुट्टो और इंडियन कौंसल जनरल के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। एक ऐसा दौर आया कि मुहाजिर्स को इतना इन्होंने सताया, इतना तड़पाया, इतना मारा, 80 से 90 हज़ार वीज़ाज़ हर महीने देते थे। हज़ारों आदमी जो पैलेस्टीनियंस थे, उनको ज़िया के ऑर्डर्स में गोलियां चला के मार दिया गया। अब शुरू हो गया आपका? हाँ, शुरू हो गया। ओके। मैं शुरू करूं? शुरू करिए सर प्लीज। पाकिस्तान ऐसी मर्ज है जिसका कोई दवा नहीं है, और पाकिस्तान ऐसी सिरदर्द है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो उन सिरदर्दों में कई तरह के उनके ख्वाब आते हैं, कुछ भयानक होते हैं, कुछ भयंकर होते हैं। और एक ख्वाब ये था कि इंडिया का जो कौंसल जनरल है कराची में, वो शायद पाकिस्तान की बर्बादी की एक निशानी है, क्योंकि हमारा कौंसलेट जो कराची में था जब तक मैं था और ऑपरेट कर रहे थे, 80 से 90 हज़ार वीज़ाज़ हर महीने देते थे, क्योंकि मुहाजिर जो काफ़ी संख्या में हैं सिंध में, और स्पेशली कराची में, कराची और एक और शहर है हैदराबाद, हैदराबाद सिंध उसको कहते हैं अपने हैदराबाद से डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहाँ पे जो मुहाजिर हैं उनकी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी है। तो वो उनको बहुत खनकता था पाकिस्तानियों को कि ये जो महाजिर हैं इनकी डिवाइडेड लॉयल्टी है। हो सकता है ये इंडिया को ज़्यादा पसंद करते हों और इसीलिए इंडिया जाना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते थे और ना समझने की कोशिश करते थे कि ये लोग हैं जो इंडिया से डिस्प्लेस होके एक झूठे ख्वाब देखने के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होने के बाद वो तड़पते हैं अपनी धरती के लिए जो इंडिया है, और उनकी फैमिली रिलेशनशिप भी इंडिया में है, इसलिए इतनी शादियां होती हैं राइट। इंडिया और पाकिस्तान की फैमिलीज में, मुहाजिर फैमिलीज में। तो उनको हमेशा ये लगा रहता था कि ये लोग जो हैं ये हमारे खिलाफ किसी ना किसी टाइम बगावत कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो ये था, और दूसरा ये था कि 80s एंड 80s के टाइम एक ऐसा दौर आया कि मुहाजिर्स को इतना इन्होंने सताया, इतना तड़पाया, इतना मारा कि वो बगावत पे उतर आए। अल्ताफ़ हुसैन का नाम आपने सुना होगा, वो पहले स्टूडेंट लीडर थे, फिर मुहाजिर्स के लीडर हो गए, और बहुत इफ़ेक्टिव लीडर हो गए पूरी कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए। तो अब पाकिस्तान आर्मी को ये लगा कि ये जो है स्थिति जो है, ये जो सिचुएशन है, ये कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया मुहाजिर लीडरशिप को, यहाँ तक के कि इतना रंज, इतना दुख, इतनी गुस्सा मुहाजिर्स में आ गया कि एक मुहाजिर लीडर जब मेरे को मिले, जब मैं वहाँ कौंसल जनरल था, तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होते थे हमारे यहाँ कराची में, तो उसमें जब पाकिस्तान हराता था तो हम बड़े खुश होते थे। अब हमने अपने मुहाजिरों को ये कहा है कि ऐसे मैच में अगर कोई पाकिस्तानी छक्का मारे तो आपने बिल्कुल चुप रहना है। अगर इंडियन क्रिकेटर छक्का मारे तो खूब तालियां बजानी है। तो मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था मुहाजिर मेंटालिटी में, मुहाजिर एटीट्यूड में, और ये खनकने लगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को प्रिंसिपली। तो उनको एक डर सा लगने लगा कि ये एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ना बन जाए इंडियन कॉन्सुलेट। तो वो वजह सी थी जो 1994 में जब मैं वहाँ से अपने ट्रांसफ़र पे गया, उसके 2 महीने बाद ही वो बंद करवा दिया। जब तक मैं वहाँ पे था, उन्होंने बड़ी कोशिश की, 3 बार कोशिश की, पर हर टाइम, क्योंकि बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी तब, और कराची के होने की वजह से जब वो अपोज़िशन में थी तो मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट रहे उनसे भी और पीपीपी लीडरशिप
के साथ भी, तो हमेशा मैं उनको मैसेज भेजता था कि ये क्या एंटी पीपल स्टेप होगा अगर कॉन्सुलेट जो इतनी सेवा कर रहा है, जो 80-90 हज़ार वीज़ा दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसको बंद कर दिया जाए। तो हमेशा वो अपने जो मिलिट्री वाले जो हैं, उनको समझा बुझा के वो ये जो इश्यू है इसको दबा देती थी। पर जब मैं वहाँ से गया, उसके बाद 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की और कॉन्सुलेट बंद कर दिया। तब से इतनी मुश्किलें हो रही हैं ये आने-जाने में और फैमिली रिलेशनशिप्स में, पर उनको क्या परवाह है, मिलिट्री को क्या परवाह है? सर, ये मिलिट्री के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो ये जो आपने ज़िया उल हक के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी करा है और लिखा आपने काफ़ी ज़्यादा है। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि फंडामेंटली चेंज्ड पाकिस्तान, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉ, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चरल इस्लामिज़ेशन दैट ही पुट, राइट? मैं ये जानना चाहूँगा, ये एग्ज़ैक्टली हुआ क्यों? ये करना क्यों था? क्यों ज़रूरी रहा होगा ये? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, ज़िया उल हक बड़ा कॉम्प्लेक्स आदमी था। हुँ, अगर कहें कि ये सिर्फ़ रिलिजन के कारण किया उसने और ये किया, तो मेरा ख़्याल वो अधूरी बात रह जाएगी। आपको याद होगा कि जब वो ब्रिगेडियर था, तो उसकी पोस्टिंग हुई थी जॉर्डन में। ब्रिगेड अपनी ब्रिगेड को लेके साथ में गया था ऑन डेपुटेशन। तो उस टाइम क्योंकि पैलेस्टीनियंस जॉर्डन में काफ़ी थे संख्या में, अभी भी हैं, तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू की थी, जिससे किंग हुसैन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो घबरा गए कि ये इस तरह तो ये मेरा तख्ता पलट देंगे, तख्ते की जगह तख्त मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने इसको कमांड दी कि भई सिचुएशन को कंट्रोल में लाइए। तब कहते हैं कि हज़ारों आदमी जो पैलेस्टीनियंस थे, उनको ज़िया के ऑर्डर्स में गोलियाँ चला के मार दिया गया। अ, कुछ लोग तो कहते हैं कि 40,000 पैलेस्टीनियंस को मारा गया ज़िया के कहने पे। तो सिर्फ़ रिलिजन ज़िया को नहीं डिफ़ाइन करेगा, इस आदमी बड़ा कॉम्प्लेक्स था। जब ये आर्मी चीफ़ था, तो मुझे याद है कि ईरान की जो क्वीन थी, वो आई हुई थी पाकिस्तान और भुट्टो ने एक जो स्टेट डिनर होता है, वो दिया था। तो जैसे ही भुट्टो उस हॉल में एंटर हुए, तो ज़िया तब सिगरेट जलाई हुई थी। तो भुट्टो को देखते ही वो अपने पैंट की जेब में सिगरेट रख दी, जली हुई। जली हुई। हुँ, और भुट्टो बड़े शार्प नज़र के आदमी थे। हाँ, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, "लुक, दिस फेलो इज़ माय सर्वेंट।" तो वहाँ से हाँ, ज़िया बदले और अपना कू किया, भुट्टो को जेल में किया और ऐसे ही उसको तड़पाया। भुट्टो खुद काफ़ी डिफ़िकल्ट आदमी था और काफ़ी ज़ालिम आदमी था, पर उसको जेल में इतना तड़पाया कि वो स्केलेटन तक रह गया। और इनफैक्ट मेरी किताब जो वेयर बॉर्डर्स ब्लीड है, वो उसी से शुरू होती है कि भुट्टो की क्या हालत हुई थी। मतलब वो वाले जो 2-3 पेज जो मैंने लिखे थे, क्या वो ऐसे मतलब सनसनीखेज हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो आप जाएँगे। बता दीजिए और थोड़ा-सा? तो उसको यही लगता था कि काश हम इंडिया की तरह होते। भुट्टो को? भुट्टो, अच्छा, जो इंडिया को हेट करता था, थाउज़ेंड ईयर वॉर कहता था, ब्लीड बाय थाउज़ेंड कट्स कहता था, वो आदमी जब जेल में जब उसको यातना मिली, उसको तड़पाया, तो वो कहता था काश हम इंडिया की तरह होते। दूसरा, उसके साथ वाले सेल में अब देखिए कितना वो कुदरत का इंसाफ होता है। भुट्टो जब शिमला में आए और 93,000 अपने पीओडब्ल्यू वापस ले गए, मतलब उसके बाद चले गए, तो उन्होंने एक भी इंडियन पीओडब्ल्यू 1965 1971 वॉर का वापस नहीं किया। वो बड़े खुश थे कि हमने इंडिया को तड़पा दिया, हमने तो 93,000 सैनिक पीओडब्ल्यू वापस ले लिया हमने, इनका एक भी नहीं दिया। अब वही भुट्टो का सेल जो था,
वो कुछ इंडियन पीओडब्ल्यू 71 के, ये 80s की मैं बात बता रहा हूँ, जब भुट्टो को जेल हुई थी, तो अर्ली 80s की, तो उसके सेल के साथ कुछ पीओडब्ल्यूज वहाँ कैद थे और उनको इतनी यातना दी थी ये पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, आर्मी वालों ने, कि वो मतलब दिन रात कराते रहते थे। आदमी की इतनी जब हालत हो जाए कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो सिर्फ उसका चीखना ही उसके बस में है ना। तो भुट्टो कहता था मेरा दिल कांपता था जब मैं उनकी चीख सुनता था। वो वही आदमी, वही तो वो रिस्पॉन्सिबल था उनका जेल में रहना और उनका वापस नहीं होना। तब तो वो सोचता था कि मैंने बहुत होशियारी कर दी, अपने हुँ, 93,000 ले लिए, इनका एक भी पीओडब्ल्यू वापस नहीं किया। पर जैसे मैंने कहा, ये कुदरत का कानून है कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो ज़िया ने भुट्टो की ये हालत की, जैसे भुट्टो ने इंडियन हुँ, पीओडब्ल्यूज़ की थी। पर ज़िया की जो मेंटालिटी थी, वो कॉम्प्लेक्सेस से भरी हुई थी। ऊपर से बड़ा मीठा था, आपके कार तक आएगा, आपका दरवाज़ा भी खोलेगा जब आप वो उनको मिलने जा रहे हैं या उसको मिलने हुँ। जाते थे, कुछ इंडिया के लोग भी जाते थे जब। पर अंदर से वो जला-भुना था, तो उसी के टाइम पे ये इस्लामिज़ाइज़ेशन हुई पाकिस्तान की। उसी के टाइम पे टेरर का पनपना शुरू हुआ। उसी के टाइम पे रशिया के सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अमेरिका से मिलके एक टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन सेटअप कर ली आईएसआई ने और पाकिस्तान आर्मी ने। तो जो पाकिस्तान की दुर्गत हुई, मैं वो ट्रेस बैक करूँगा ज़िया उल हक की प्रेज़िडेंसी या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम से। तो ज़िया उल हक एक वो रहा गेम चेंजर इस पूरे कहें रिलीजियस सेंटिमेंट को मेनस्ट्रीम मीडिया में पुश करने के लिए कि इस्लामिज़ाइज़ेशन जिसे हम कहते हैं। वो रहा होगा आप मानते हो? नहीं, आप कहते हैं गेम चेंजर, हाँ। मैं कहूँगा गेम डिस्ट्रॉयर। क्योंकि पाकिस्तान अ, तब तक गुर्बत से नहीं घिरा हुआ था। अच्छा। पाकिस्तान तब तक अ, ऐसी मेंटालिटी में नहीं था कि सारी दुनिया को नफ़रत की निगाह से देखे। ये दोनों चेंजेस जो हुई, ये हुँ, ज़िया-उल हक के टाइम से शुरू हुई और उसके बाद तो बढ़ती गई, राइट। क्योंकि एक बार आप अगर किसी स्लोप पे नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़िया की बहादुरी ये थी कि वो पूरे के पूरे अपने मुल्क को उसने स्लोप के नीचे उतार दिया। मैं जब ये देखता हूँ कि वहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे नेता हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे ऑपोज़िशन है, राइट? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिलिट्री कैसे ओवरपावर कर पाती है इन सबको? ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? देखिए, पार्लियामेंट है, बिल्डिंग भी ठीक-ठाक है। उसमें पार्लियामेंट में सेनेट भी है, हाँ, नेशनल असेंबली मतलब हुँ, अपर हाउस, लोअर राइट, हाउस राइट, राइट। दोनों हैं। इलेक्शन भी होते हैं। कौन जीतता है वो भी पहले पता लग जाता है हुँ, और पार्लियामेंट में किसको कितना बोलना हो वो भी बता दिया जाता है। तो मिलिट्री इसलिए पावरफुल हो गई है क्योंकि पार्लियामेंट वीक है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब मैं कराची में था तो एक बेनज़ीर ने ही कॉन्फ्रेंस की, तब वो अपोज़िशन में थी, सार्क के, साउथ एशिया के अपोज़िशन लीडर्स की। तो मतलब जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे, अब अपोज़िशन में हैं, उन सबकी एक कॉन्फ्रेंस की। अपना प्रोफ़ाइल बढ़ाने के लिए और एक-दूसरे से बात करने के लिए भी। तो श्रीलंका से आई थिंक मिसेस भंडारा नायक आई थी, हमारे यहाँ से मिस्टर वीपी सिंह आए थे। तो बाकी देशों का तो मुझे पता नहीं कि कौन रिसीव करने गया था कि नहीं गया था। पर मैं एयरपोर्ट गया था मिस्टर वीपी सिंह को रिसीव करने और अ, अपने यहाँ मतलब कौंसल जनरल के रेज़िडेंस पे उनके ऑनर में लंच भी किया था और उसमें बेनज़ीर भी थी, उनकी मदर भी थी और भी जो लीडर्स थे। तो लंच में जैसे होता है इधर-उधर की बातें होती हैं, इम्पोर्टेंट बातें भी होती हैं। वो पॉलिटिशियंस हैं, आपस में और भी बातें करते हैं। Suddenly at one point, Benazir turned to me and said, "Mr. Consul General,
आई कांट अंडरस्टैंड दिस। हुँ, आप गए उनको रिसीव करने और अब देखिए आप इतना आलिशान लंच किया है, ये तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है ना? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल है एक्स हुँ, प्राइम मिनिस्टर। मैं जब बाहर जाती हूँ, हुँ, तो हुँ, कोई पाकिस्तान एम्बेसी वाला मेरे पास नहीं फटकता। अच्छा, एक्स प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हैज़ नो वैल्यू। वॉव! तो ये आपके सवाल का जवाब है कि आर्मी क्यों इतनी पावरफुल है। हाँ, आर्मी हाँ, डिटरमिन करती है कि किस आदमी या औरत की कितनी वैल्यू होगी पाकिस्तान में, और हुँ। आर्मी डिटरमिन करती है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर की हालत है, तो पार्लियामेंटेरियंस की तो क्या बात कही जाए। ट्रू। अच्छा, जब आप कराची की बात करते हैं और क्योंकि आप कराची में रहे भी हैं, राइट? मुझे एक बात है, क्या ये सच है कि दाऊद कराची में है, था उस वक़्त, अभी पॉसिबिलिटी है ये? कभी देखिए कराची में जो सबसे अच्छी लोकेलिटी है उसको क्लिफ्टन कहा जाता है। ओके, तो क्लिफ्टन अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, जो उस क्लिफ्टन में भी जो सबसे अच्छी सड़क थी जिसके हुँ, आसपास बड़े बड़े विलास थे, तो एक साइड में अ, भुट्टो का घर था, 61 या ऐसे, और दूसरी साइड में इंडियन कौंसिल जनरल का घर था जहाँ मैं रहता था। अच्छा। तो मतलब ये है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकले तो 2 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। और जब मैं वहाँ था तभी दाऊद इब्राहिम आ गए थे कराची में, और उन्होंने जो घर लिया, कोई कहते हैं उसके बाद कई और घर भी लिए, पर उन्होंने जो घर लिया और जहाँ अब भी रह रहे हैं, वो भुट्टो और इंडियन कौंसिल जनरल के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। आप कह रहे हो जहाँ अब भी रह रहे हैं? क्या वो जहाँ दाऊद इब्राहिम अब भी रह रहे हैं। क्या बात कर अच्छा, ये मैंने जो आपको याद होगा वो इंसिडेंट जब राम जेठमलानी जी को कॉल करा गया था, राम जेठमलानी जी को कॉल करा गया था कि दाऊद ने कॉल करा राम जेठमलानी को कि मैं इंडिया आ जाता हूँ, मेरे को हाउस अरेस्ट दे दो, बस मेरे साथ कोई वो नहीं होगा, टॉर्चर नहीं करोगे, थर्ड डिग्री नहीं करोगे। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया होगा आपके हिसाब से? ये क्या रहा होगा कि वो ये पूरी चीज़ पॉसिबल नहीं हुई? देखिए दाऊद इब्राहिम के बारे में मैं पर्सनली तो कुछ जानता हाँ, नहीं हूँ और ना ही कुछ कह राइट, सकता राइट, हूँ। राइट। पर दाऊद इब्राहिम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं और कितना लोगों को बनाते हैं, ये कहना मुश्किल है। सो इस चीज़ पे ऊपर कमेंट करना आई थिंक किसी ठोस सबूत के साथ किसी भी चीज़ पे कमेंट करना, कोई ठोस डन, सबूत डन। हो तब ठीक है, करना चाहिए। ठीक है। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सिर्फ़ ये कहना ठीक है हाँ, हाँ। कि उसने काफ़ी जो है इंडिया में तबाही मचाई, और हो सकता है जैसे भुट्टो के साथ हुआ था, इसके साथ भी वही हो कि एक बार नेचर आके कानून अपना दिखाए इसको। सर मैंने ये देखा कि करीब-करीब 33 लिस्टेड एजेंसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस के तौर पे, राइट? यूनाइटेड नेशन, यूएस, अलग-अलग कंट्रीज़ ने उन्हें टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन बता दिया। अभी हमने मिलिट्री की बात करी। मैं ये जानना चाह रहा था कि इज़ इट पॉसिबल दैट मिलिट्री इज़ शेकिंग हैंड्स विद दीज़ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन एंड लेटिंग देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग? इज़ इट पॉसिबल? शेकिंग हैंड्स इन बेड? मिलिट्री तो बनाती है और मिलिट्री डिटरमिन करती है कब तक ये रहेंगे। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मिलिट्री और मिलिट्री की आईएसआई के परमिशन के बगैर नहीं रह सकती। सो अगर हम इस गलतफहमी में हैं कि हाफिज सईद जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप जो कर रहा है करता है, तो हमसे बड़ा अकल का दुश्मन कोई नहीं होगा। क्योंकि
फाइनेंस वही करते हैं, डायरेक्शंस वही देते हैं और स्पॉन्सर वो करते हैं, मिलिट्री वाले। और 30 हो, 32 हो, 40 हो, किसी को ये पता नहीं है कि एग्ज़ैक्ट नंबर क्या है। आज किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम अगर अल-कायदा है, तो कल हो जाएगा कल कायदा। अल कराची, हाँ, ठीक कल है, कायदा। ठीक है। तो तो ये सब जो नाम हैं, शेक्सपियर ने कहा था ना कि व्हाट्स व्हाट्स इन द देयर इन अ नेम? नेम। राइट। हाँ। तो ये नाम-वाम के वो भुलेखे में नहीं हमको जाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि किसके पास बंदूक है और किसने कितना अत्याचार किया है। और हुँ, ये अत्याचार जो है और ये जो ट्रिगर है अत्याचार का, ये इसकी उँगली पाकिस्तान के मिलिट्री। इशारे से दबती है। हुँ। मैं जब ये बात कर रहा था तो मैं ना न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था और पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है अभी 170 पे है। इंडिया का 172 से 180 के बीच में ही अल जज़ीरा ने अभी हाल ही में करा है। ऑफिशियल फिगर तो ऑब्वियसली नहीं है बट फिर भी 170 है। एक न्यूक्लियर पूरे एस्टेब्लिशमेंट को पूरा का पूरा चलाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। अराउंड $6 बिलियन लग जाते हैं। 1 साल का जो खर्चा है, उसका रेगुलेटरी खर्चा 70 मिलियन डॉलर के आसपास चलता रहता है। पाकिस्तान आपने खुद बता दिया गफलत में, गरीबी, अ, अनपढ़, भुखमरी दुनिया भर की चीज़ें हैं, राइट? डू यू थिंक दैट चाइना और सम अदर कंट्री दैट वांट टू मतलब ये इंडिया को अलग करना हो, पावर सेपरेशन, और चाइना माइट बी फंडिंग और अदर कंट्रीज दैट आर नॉट आउट देयर माइट बी फंडिंग? देखिए, पहले तो ये जो 170 है या 175 है या 165 है, इस फिगर पे हमको नहीं जाना ओके। चाहिए। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 170 है, पर 170 बम हैं। हुँ, आपको याद होगा शेख राशिद जो पहले इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि हमारे पास 1 पाव से लेके आधा किलो से लेके 1 किलो जितने साइज़ का बोलिए हमारे पास बम है। तो वो तो ख़ैर अपनी भाषा में जो बोल रहे थे, जो भी हुँ, बोल रहे थे, पर द फैक्ट इज़ कि एक और चीज़ है न्यूक्लियर डायमेंशन में जिसको कहा जाता है टैक्टिकल न्यूक्स। हुँ, जो ये जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं, ये एक टैंक से भी फायर हो सकते हैं, आर्टिलरी गन से भी फायर हो सकते हैं और ये फ्रंट लाइन पे भी लोगों के पास रखे जा सकते हैं। तो इनकी जो संख्या है, ये कोई नहीं सोचता। ये 170 में शामिल नहीं है, ये अलग है। तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो जो बम, बड़े बम जो हम हुँ, सोचते हैं, वो एक संख्या है और दूसरा ये जो छोटे टैक्टिकल न्यूक्स बॉल्स की तरह जिसको कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी है क्योंकि वो भी डेंजरस हैं। उनसे भी जो जब वो जहाँ भी गिरें, उनसे भी जो न्यूक्लियर क्लाउड होगा, वो काफ़ी जगह स्प्रेड होगा। अगर सैनिक ठिकानों पे ही, ये सैनिक जम्मू पे ही एक टैक्टिकल न्यूक चला दिया जाए, तो सैनिकों को तो मारेगा, पर आसपास की जगह को भी वो तबाह करेगा। सो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 बॉम्ब्स नहीं हैं, उसके पास टैक्टिकल न्यूक्स भी न्यूज़। हैं, हुँ, जिनकी संख्या का किसी को अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ गेस वर्क ही आदमी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इतना खर्चा वो कैसे करती है, हुँ, जो देश जिसका टोटल जीडीपी जो है $400 बिलियन भी नहीं क्रॉस कर पाती, जिससे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र और तमिलनाडु की जीडीपी है, तो वो कैसे अफ़ोर्ड कर सकता है इतना कॉस्टली जो स्टॉक ऑपरेशन, पाइल है, राइट। उसको हुँ, मेंटेन करने का। तो एक तो तरीका जैसे आपने कहा कि हो सकता है चाइना, अमेरिका कुछ मदद कर रहे हों, कुछ कंट्रोल भी कर रहे हों ये चीज़ों को, तो वो तो गेस वर्क है कि क्या कर रहे हैं। अ, पाकिस्तान भीख माँग लेगा, पर अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है, वो किसी ना किसी तरह फाइनेंस करेगा। क्योंकि इस्लामिक
वर्ल्ड में सिर्फ़ पाकिस्तान ही है जिसके पास ये है। तो इसीलिए पहले कहा जाता था ना कि कभी सऊदी अरेबिया पैसा देता है इसके लिए, कभी लीबिया देता है, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, पर वो फाइनेंस कर रहे थे। तो मेरे को ये नहीं लगता कि पैसे की वजह से पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर ऑप्शन छोड़ेगा या कम करेगा। हुँ, ठीक है, ठीक है।